वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मुज़फ़्फ़र कुरैशी एक बार फिर इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ। लास्ट हमने बटन में ये पढ़ लिया था कि वो कोई जवाब नहीं देता, उसके हाथ लरजना शुरू कर देते हैं और ऑर्थर जो है वो उठकर चला जाता है। पेज नंबर 6 है मेरे पास, उसकी 4th 5th लाइन है। व्हेन ही हैड गॉन टू वर्क, जब वो काम पर जा चुका, नॉर्मा रिमेन्ड एट द टेबल। अब हमने बिल्कुल स्टार्ट में किया था टेबल के साथ, अगर आपको याद हो, टेबल के साथ हमने क्या किया था कि जो ह्यूमंस हैं या लिविंग बीइंग्स हैं, अगर वो मेज पर बैठी होंगी तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? एट। और अगर नॉन लिविंग होंगी तो हम क्या यूज करेंगे? ऑन। तो ये हम ऑलरेडी जो है वो कर चुके। नॉर्मा रिमेन एट द टेबल, नॉर्मा मेज ही पर बैठी रही, स्टेयरिंग इनटू हर कॉफी, और अपनी कॉफी में झांकती रही। आई एम गोइंग टू बी लेट, शी थॉट, मुझे देर हो रही है। शी थॉट, उसने सोचा। शी श्रग्ड, उसने अपने कंधे उचकाए। व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक, आखिर इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अब ये वो क्यों कह रही है आखिर इससे क्या फ़र्क पड़ता है? बिकॉज शी फील्स कि इतनी वो जो एफर्ट कर रही है, पंक्चुअलिटी के साथ जा रही है, टाइम पे स्ट्रगल कर रही है, सब कुछ, लेकिन ये जो जॉब है जिसके लिए वो इतना मेहनत से काम कर रही है, ये जॉब जो है उसके ख्वाब पूरे करने में उसकी मदद नहीं करी। दैट इज़ वाई शी इज़ सेइंग व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक, कि आखिर जो है वो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं टाइम पे भी चली जाऊँ, मैं लेट भी चली जाऊँ, तो उससे जो मेरी जॉब है मैं उसको जितना मर्जी इफेक्टिवली एफिशिएंटली कर लूँ, लेकिन वो जॉब जो है वो मेरे ख्वाब पूरे करने में जो है वो मददगार साबित नहीं हो रही। तो इस वजह से वो कह रही है कि व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक, कि आखिर इससे क्या फ़र्क पड़ता। वाइल शी वाज स्टैकिंग डिशेस, स्टैकिंग कहते हैं अरेंजिंग, मैं लिख भी देता हूँ आपके लिए। स्टैकिंग, arranging. While she was stacking dishes, she turned abruptly. Abruptly कहते हैं sudden, अचानक। While she was stacking dishes, के बर्तन तरतीब से रखते हुए वो अचानक पलटी, dried her hands, अपने हाथ खुश किए, and took the package from the bottom cabinet, और अलमारी के निचले खाने से डब्बा बाहर निकाल लिया। Opening it, she set the table on, she set the button unit on the table. अब दोबारा एक बार हमारी रिवीजन हो गई कि ऑन, नॉन लिविंग है ना, बटन यूनिट है, तो उसके लिए हम क्या करें? ऑन द टेबल। ओपनिंग इट, शी सेट द बटन यूनिट ऑन द टेबल, कहते हैं कि इसे खोलते हुए उसने बटन दबाने वाला आला मेज पर सजा दिया। शी स्टेयर्ड एट इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि वो काफ़ी देर तक इसे देखती रही। बिफोर टेकिंग द की फ्रॉम इट्स एनवेलप एंड रिमूविंग द ग्लास डोम, इसके लिफाफे से चाबी निकालने और गुंबद को हटाने से पहले। रिमूविंग, हटाना, कहते कि वो इसके लिफाफे से चाबी निकालने और गुंबद को हटाने से पहले बहुत देर तक इसे देखती रही। शी स्टेयर्ड एट द बटन, उसने बटन को घूरा। हाउ रिडिकुलस, शी थॉट, रिडिकुलस कहते हैं फुलिश, अहमकाना, इस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो आता है। मज़हका खेज भी जो है वो आप इसको जो है वो कर सकते हैं। हाउ रिडिकुलस, शी थॉट, कहते कि किस कदर अहमकाना बात है, उसने सोचा। ऑल दिस फ्यूरर ओवर अ मीनिंगलेस बटन, मीनिंगलेस कहते हैं हकीर, वर्थलेस के मानों में जो है वो आता है, बेमकसद भी आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। और फ्यूरर जो है फ्यूरर एक्साइटमेंट, जोश जज्बा, ठीक है, ये जो जज्बातीपन है। ऑल दिस फ्यूरर ओवर अ मीनिंगलेस बटन, कि ये सब जोश जज्बा महज एक बेमकसद बटन की खातिर। रीचिंग आउट, रीचिंग आउट कहते हैं हाथ बढ़ाना। रीचिंग आउट, शी प्रेस्ड इट डाउन, कहते कि अपना हाथ बढ़ाते हुए उसने इसे दबा दिया।
सो वो जो एक टसल चली आ रही थी, वो जो एक टग चली आ रही थी, एक फाइट चली आ रही थी बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, वो अल्टीमेटली वो फाइट जो है वो यहाँ पर आकर एक्सपोज हो रही है कि उसने वो आखिरकार बटन दबा दिया। रीचिंग आउट, अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए, शी प्रेस्ड इट डाउन, उसने इसे दबा दिया। फॉर अस शी थॉट एंग्रीली। अब ये बड़ी मज़े की डायलॉग है उसका कि फॉर अस, वो अभी भी ये सोच रही है, वो अभी भी ऑर्थर को रियलाइज करवाना चाह रही है कि मैं अपने लिए नहीं ये कह रही, मैं किसके लिए कह रही हूँ, आई एम डूइंग इट फॉर अस, हम दोनों के लिए जो है ये काम हो रहा है। शी शडर्ड, शडर्ड कहते हैं ट्रेम्बल, ठीक है, लरजना, मैं लिख भी देता हूं, शडर कहते हैं, ट्रेम्बल भी कह सकते हैं, शिवर भी कहते हैं। शी शडर्ड, वो लरज उठी। वॉज इट हैपनिंग, अब ये अक्सर होता है हमारे साथ कि हम कोई काम कर तो देते हैं, हमें पता होता है कि वो काम ठीक नहीं है, बट इन अ स्पर ऑफ अ मोमेंट हम वो काम कर देते हैं, लेकिन बाद में हमें उसकी कॉन्सिक्वेंसेस का एहसास होता है, और बाद में हमारा ज़मीर हमें जो है वो एक तरह से एक लम्हे के लिए मलामत भी करता है। वॉज इट हैपनिंग, क्या वाकई ऐसा हो रहा था। अ चिल ऑफ हॉरर स्वेप्ट अक्रॉस हर, ये एक बड़ा टिपिकल जुमला है और इसको टिपिकली ही आपने लिखना है। आपने कहना है इसको कि खौफ की एक सर्द लहर उसके जिस्म में सरायत कर गई। ठीक है, इसको एज इट इज लिखना है। खौफ की एक सर्द लहर उसके जिस्म में सरायत कर गई। इन अ मोमेंट इट हैड पास, कहते कि एक लम्हे में ये सब कुछ गुजर गया। शी मेड अ कॉन्टेम्पचुअस नॉइज, कॉन्टेम्पचुअस कहते हैं हिकारत आमेज, डिस्गस्टिंग, ठीक है, के मानों में जो है वो आप इसको इस्तेमाल करते हैं। शी मेड अ कॉन्टेम्पचुअस नॉइज, उसने हिकारत आमेज आवाज़ निकाली। रिडिकुलस शी थॉट, अहमकाना उसने सोचा। टू गेट सो वर्कड अप ओवर नथिंग, कहते हैं कि एक बेमकसद बात, नथिंग बिला वजह, कि बिला वजह किसी मामले पर इतना उलझ जाना। वर्कड अप कहते हैं उलझ जाना, हिजान पैदा कर देना, ये भी आप कह सकते हैं। ठीक है, आप अगर हिजान भी वर्ड यूज करेंगे तो बहुत अच्छा है। आप उसके लिए हिजान, तो अगर आप हिजान करेंगे तो फिर आप इसका तर्जुमा इस तरह से करेंगे कि एक बेमकसद बात पर इस कदर हिजान। She threw the button unit down and the key into the waste basket. Waste basket कहते हैं रद्दी की टोकरी, कूड़े की टोकरी। कहते कि उसने बटन दबाने वाला आला, गुंबद और चाबी को कूड़े की टोकरी में फेंका। And hurried to dress for work, और जल्दी से काम पर जाने के लिए तैयार होने लगी। She had just turned over the supper sticks when the telephone rang. स्टिक्स कहते हैं बेसिकली गोश्त के जो कतले होते हैं उसको, गोश्त की पीसेस होते हैं उसको। सपर कहते हैं, सपर के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड आप यूज करते हैं उर्दू में, असराना। ठीक है, सपर क्या होता है, जो जोहर और असर के, जोहर मतलब लंच और डिनर के सेंटर में कहीं असर के वक्त आप खाते हैं। ठीक है, हल्के फुल्के स्नैक्स वगैरह, कुछ शामी कबाब, कुछ साथ चाय के आप हल्का फुल्का जो खाते हैं उसको कहते हैं असराना। ठीक है, और स्टेक्स को कहेंगे गोश्त के कतले। कहते कि उसने असराने के लिए रखे गोश्त के कतले पलटे ही थे। व्हेन द टेलीफोन रैंग, जब टेलीफोन की घंटी बजी। शी पिक्ड अप द रिसीवर, उसने रिसीवर उठाया। हेलो मिसेस लुइस, क्या बेगम लुइस हैं? यस, जी हाँ। दिस इज द लेनेक्स हिल हॉस्पिटल, ये लेनेक्स हिल अस्पताल है। शी फेल्ट अनरियल,
कहते कि उसे अपने कानों पर यकीन ना आया एज द वॉइस इन्फॉर्म्ड हर ऑफ द सबवे एक्सीडेंट। सबवे कहते हैं, मैं ऊपर आपके लिए लिख देता हूं इसको, ज़ेरे ज़मीन कहते हैं, लेकिन ज़ेरे ज़मीन की बजाय अगर आप इसके लिए एक और वर्ड यूज़ कर लें जिसको हम कहते हैं ज़मीन दोज़, ठीक है। ज़मीन दोज़ का मतलब ये होता है जैसे आप दोज़ कहते हैं ना, पानी के नीचे चलने वाली, तो ज़मीन दोज़ ज़मीन के नीचे चलने वाली। शी फेल्ट अनरियल, उसे खुद पर यकीन ना आया। एज द वॉइस इन्फॉर्म्ड हर ऑफ द सबवे एक्सीडेंट, जब उस आवाज़ ने उसे ज़मीन दोज़ रेल के हादसे के बारे में बताया। द शोविंग क्राउड, शोविंग कहते हैं, मैं लिख भी देता हूँ, शोविंग कहते हैं पुशिंग, और उर्दू में आप इसके लिए लिखेंगे, वैसे तो आप धक्के मारना भी कह सकते हैं, लेकिन मजमे के लिए आप कहेंगे धक्कम पील करता हुआ मजमा, ठीक है। धक्कम पील करता हुआ वो मजमा। आर्थर पुश्ड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन, जिसने आर्थर को प्लेटफॉर्म से नीचे ट्रेन के रेल के सामने गिरा दिया। शी वॉज कॉन्शियस ऑफ शेकिंग हर हेड, वो इस बात से आगाह थी, कॉन्शियस, अवेयर, अलर्ट, वो इस बात से आगाह थी कि वो अपना सर हिला रही है। बट शी कुडंट स्टॉप, लेकिन वो खुद को ऐसा करने से न रोक पाई। एज शी हंग अप का मतलब है राब्ता मुनक़ता करना। जो ही उसने राब्ता मुनक़ता किया, शी रिमेंबर्ड आर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर $25,000। अब इस लाइन का तर्जमा भी आप बड़ा टिपिकल करेंगे। मैं पहले इस लाइन को बल्कि कंप्लीट कर देता हूँ, फिर हम शी रिमेंबर्ड आर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर $25,000। कहते हैं उसे $25,000 मालियत की आर्थर की ज़िंदगी की बीमा पॉलिसी याद आई, विद डबल इंडेमनिटी फॉर, जो कि हर जाने की सूरत में दुगनी हो जानी थी, ठीक है। इंडेमनिटी कहते हैं फाइन, हर जाना। अब इस लाइन को मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, पहले लिख लें ज़रा कि जो ही उसने राब्ता मुनक़ता किया, या आप इसको ये भी लिख सकते हैं, और इससे भी एक इसको बेटर आप बल्कि कर लें, मैं आपके लिए वो कर ही देता हूँ बल्कि, कि राब्ता मुनक़ता करते ही उसे $25,000 मालियत की बल्कि एक सेकंड में फिर इसको थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूं। राब्ता मुनक़ता करते ही इसे आर्थर की जिंदगी की $25,000 मालियत की बीमा पॉलिसी याद आई,
जिसे हर्जाने की सूरत में दुगना हो जाना था। ठीक है, अब इसको आप जरा दोबारा एक बार पढ़ लीजिएगा। राब्ता मुनक़ता करते ही इसे आर्थर की जिंदगी की $25,000 मालियत की बीमा पॉलिसी याद आई, जिसे हर जाने की सूरत में दुगना हो जाना था। अब ये बीमा पॉलिसी क्या होती है? इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। आप 15-20 साल तक जो है किसी इंश्योरेंस कंपनी को जो है मुसलसल आप कुछ पैसे थोड़े थोड़े करके देते रहते हैं। सपोज आप 50,000 सालाना दे रहे हैं और 10 साल के बाद आपने उनको सपोज 5 लाख दे दिया, तो अब वो ये करते हैं कि उस 5 लाख के बदले में आपको हम 10 लाख या 15 लाख रुपया देंगे, सपोज मल्टीप्लाई करके थोड़ा। लेकिन वो कहते हैं सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में ये दर्ज होता है कि खुदा न खास्ता ड्यूरिंग दैट इंश्योरेंस पीरियड, वो जो आपने 10 साल का पीरियड लिया है, उसमें कहीं अगर आपका इंतकाल हो जाता है, ठीक है, किसी हादसे की वजह से, तो वो जो आपको सपोज 15 लाख मिलने थे, ठीक है, वो 15 लाख नहीं मिलेंगे बल्कि वो डबल होके मिलेंगे, 30 लाख मिलेंगे। तो यहाँ भी यही था कि आर्थर ने जो टोटल पॉलिसी ली थी वो $25,000 की थी, और अगर किसी हादसे में इंतकाल हो जाता उसका, तो वो 25,000 डबल होके क्या मिलने थे? 50,000 मिलने थे। तो अब 25,000 की थी, तो अब वो कितने हो गए? वही $50,000 जो कि नॉर्मा को मिलने थे, वही 50,000 जिसके मुतालिक स्टीवन ने प्रॉमिस किया था कि तुम्हें जो है बटन पुश करने के नतीजे में $50,000 मिलेंगे। नो शी कुडंट सीम टू ब्रीथ, कहते कि नहीं, वो सांस नहीं ले पा रही थी। शी स्ट्रगल टू हर फीट, वो बमुश्किल अपने कदमों पर खड़ी हुई। एंड वॉक्ड इनटू द किचन नंबली, नंबली कहते हैं बेहिसी से, आप नीम बेहोशी के आलम में नहीं जिसको आप कहते हैं उसको। शी स्ट्रगल टू हर फीट, वो बमुश्किल अपने कदमों पर खड़ी हुई। एंड वॉक्ड इनटू द किचन नंबली, और बेहिसी से चलती हुई बावर्ची खाने में दाखिल हुई। समथिंग कोल्ड प्रेस्ड एट हर स्कल एज शी रिमूव्ड द बटन यूनिट फ्रॉम द बास्केट, कहते कि रद्दी की टोकरी में से बटन दबाने वाला आला निकालते हुए उसके सर में किसी शदीद सर चीज़ का दबाव महसूस हुआ। देयर वर नो नेल्स और स्क्रूज विजिबल। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है और यही सस्पेंस है, ये मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। ठीक है, स्क्रूज कहते हैं पेच, नेल कहते हैं कील। देयर वर नो नेल्स और स्क्रूज विजिबल, के डब्बे में बज़ाहिर कोई कील या पेच न थे। शी कुडंट सी हाउ इट वाज पुट टुगेदर। कुडंट सी का मतलब अब यहाँ पर देखना नहीं है, यहाँ पर है समझना। शी कुडंट सी हाउ इट वाज पुट टुगेदर, कहते कि वो नहीं समझ पा रही थी कि इसे कैसे जोड़ा गया है। अब ये दो लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट हैं स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से, ये समझ लीजिएगा, अभी हम डिस्कस करेंगे। एब्रप्टली शी बिगैन टू स्मैश इट ऑन द सिंक एज। एब्रप्टली अचानक ही, स्मैश कहते हैं मारना, सिंक एज, सिंक को आप कहते हैं आबगीर, ठीक है, और स्मैश जो है इसको आप कहते हैं हिट भी कहते हैं और पाउंड भी कहते हैं। Abruptly she began to smash it on the sink edge, कहते कि अचानक ही उसने इसे आबगीर के सिरे पर मारना शुरू कर दिया। Pounding it harder and harder, और वो इसे मुसलसल जोरदार तरीके से मारती चली गई। Until the wood split, split दो टुकड़े हो जाना, हत्ता की लकड़ी दो टुकड़े हो गई। She pulled the side apart, उसने दोनों सिरों को अलग किया। Sides apart means अलग करना। Cutting her fingers without noticing, विदाउट नोटिसिंग लाशऊरी तौर पर, और लाशऊरी तौर पर ऐसा करने के दौरान अपनी उंगलियां भी जख्मी कर बैठी। देयर वर नो ट्रांजिस्टर्स इन द बॉक्स। ट्रांजिस्टर्स कहते हैं
There were no transistors in the box. कहते कि डब्बे में पैगाम रसानी के कोई आलात मौजूद न थे. No wires, no tubes. Wires कहते हैं तारें, tubes कहते हैं नालियां. ना ही कोई तारें और ना ही कोई नालियां. अब ये भी बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, और यही स्टोरी का सस्पेंस है. आपने देखा कि डब्बे के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, इवन स्क्रूज भी विजिबल नहीं है, ठीक है, कील तक नहीं लगे हुए, कोई ट्रांजिस्टर नहीं है, कोई कुछ नहीं है. लेकिन इसके बावजूद ना सिर्फ वो मैसेज उस ऑफिस तक कम्युनिकेट हुआ है, बल्कि आर्थर एक बंदा भी इंतकाल कर गया, ठीक है. अब एक आपके जहन में भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि जी उसने तो कहा था कि वो अननोन आदमी होगा, तो ये भी अभी हम डिस्कस कर लेते हैं. द बॉक्स वॉज एम्प्टी, कि डब्बा जो है वो मुकम्मल तौर पर खाली था. शी वेल्ड विद अ गैस्प. वेल्ड कहते हैं घूमना, ट्विस्ट कह सकते हैं, रोटेट कह सकते हैं. गैस्प कहते हैं, गैस्प के लिए आप एक वर्ड यूज करते हैं पैंट. पैंट कहते हैं तेज तेज सांस लेना. वो तेज तेज सांस लेते हुए मुड़ी. एज द टेलीफोन रैंग, टेलीफोन की घंटी सुनते ही, वो टेलीफोन की घंटी सुनते ही उखड़ते सांसों के साथ या फूली सांसों के साथ पीछे को घूमी. स्टम्बलिंग इनटू द लिविंग रूम. स्टम्बलिंग कहते हैं स्टैगरिंग, लड़खड़ाते हुए चलना. लड़खड़ाते हुए दीवान खाने तक आई. शी पिक्ड अप द रिसीवर, और उसने रिसीवर उठाया. मिसेस लुइस, मिस्टर स्टीवर्ट आस्क्ड, क्या आप मिसेस लुइस हैं? मिस्टर स्टीवर्ट ने जवाब दिया. मिस्टर स्टीवर्ट ने इस्तफसार किया. इट वॉजंट हर वॉइस शरीकिंग सो. शरीकिंग कहते हैं येलिंग, चिल्लाना. कहते ये उसकी आवाज़ नहीं थी जो इस कदर चिल्ला रही थी. इट कुडंट बी, ये वो हो ही नहीं सकती थी. यू सेड आई वुडंट नो द वन दैट डाइड, कि तुमने तो कहा था कि मैं मरने वाले को नहीं जानती होंगी. माई डियर लेडी, मिस्टर स्टीवर्ट सेड, कहते कि मेरी मोहतरम खातून. मिस्टर स्टीवर्ट ने जवाब दिया. डू यू रियली थिंक यू न्यू योर हस्बैंड, क्या तुम वाकई समझती हो कि तुम अपने खामद को जानती थी, ठीक है. और यहाँ हमारी स्टोरी जो है वो क्लोज होती है. अब आपके जहन में कुछ सवालात हैं जो कि डेफिनेटली होंगे, बिकॉज एक सस्पेंस थ्रिल स्टोरी है. सो हम उन सवालात को जो है वो बारी बारी में आंसर करता जाता हूँ आप बच्चों के लिए. पहला क्वेश्चन तो ये है कि व्हाट अबाउट द क्लेम ऑफ मिस्टर स्टीवर्ट, कि मिस्टर स्टीवर्ट ने तो ये दावा किया था कि जिसको आप जानते होंगे, जिसको जो मरेगा उसको आप नहीं जानते होंगे, ही विल बी एन अननोन पर्सन. लेकिन यहाँ तो उसका बंदा ही मर गया. तो इसका जवाब लास्ट लाइन में हमें मिलता है. वो कहता है डू यू रियली थिंक यू न्यू योर हस्बैंड. ये बेसिकली ये भी एक मॉरल है, एंड इट इज अ डायरेक्ट क्रिटिसिज्म ऑन द मॉडर्न वर्ल्ड. ये जो हमारे आज की दुनिया है इस पे क्रिटिसिज्म है. और ये जो उसने जुमला कहा है आखिरी, एक बहुत बड़ा तंज है कि हम आज की दुनिया में क्या करते हैं, अपने करीब मौजूद लोगों से जो है हम उन्हें जानते नहीं हैं, हम उन्हें टाइम नहीं देते, हम उनकी ज़ात को नहीं जानते. सो वो जो ये कह रहे हैं ना कि डू यू रियली थिंक यू नो योर हस्बैंड, ये एक तरह से उसको टॉन्ट कर रहा है, तंज कर रहा है कि सिर्फ साथ रहना जो है वो जानना नहीं है. नोइंग समवन इज अ वे बिगर थिंग. ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप किसी के बारे में ये दावा करें कि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ. और हमने देखा पूरी स्टोरी में कि थ्रू आउट द स्टोरी नॉर्मा और आर्थर का ओपिनियन क्या रहा, डिफरेंट रहा. डिफरेंट नहीं बल्कि आई शुड से ऑपोजिट रहा, कि नॉर्मा एक बात करती थी और आर्थर उसके टोटल उलट बात करता था. तो ये जो मटीरियलिज्म है हमारे आज के दौर का, आप देखें कि इसमें दोनों एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं,
कि दोनों जो है वो वर्किंग पर्सन्स हैं। हम देखते हैं कि दोनों के दरमियान कोई बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं है, सुबह वो भी चला जाता है वो भी चला जाता है, ठीक है, दोनों के दरमियान डिस्कशंस ना होने के बराबर हैं। और ये वजह है कि थ्रू आउट द लेसन हमें एक उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट या एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है वो नज़र आता है। आर्थर की एम्बिशंस कुछ और है, वो कहता है ठीक है हम कर लेंगे। नॉर्मा क्या कहती है, भाई कब करेंगे, ये सारी चीज़ें मुझे अभी चाहिए। वो अपने ड्रीम चेस करती है, वो कॉन्टेंटेड है, वो अपनी ज़िंदगी को किसी और एंगल से देखता है, वो अपनी ज़िंदगी को किसी और एंगल से देखता है। और यही जो डिस्पैरिटी है, यही जो उनका तजाद है, इसको बेसिकली रिडिक्यूल किया गया है, इसको टॉन्ट बना मारा है इस पर उसने, ठीक है, सटायर किया है कि भाई सिर्फ साथ रहना, एक दूसरे की शक्लों से वाकिफ होना जानना नहीं होता। जानना क्या होता है कि आप एक दूसरे के मिजाज से, एक दूसरे की तबीयत से वाकिफ हों। दैट इज़ द रियल रिलेशन, रियल कनेक्शन बिटवीन द टू इंडिविजुअल्स। और ये हमारे माशरे का, आज के माशरे का बहुत बड़ा अलमिया है कि हम एक दूसरे को शायद बाय फेस तो बहुत से लोगों को जानते हैं, लेकिन उनकी मिजाज को, उनकी नेचर को, या उनके अपने अंदर के जो सेल्फ है उसको हम जो है वो जानते नहीं हैं। अब कुछ चीज़ें आपको और भी इसमें बहुत सस्पेंस का जो एलिमेंट है वो आपका मैं अभी कर देता हूँ। बहुत सी चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी कि ये सब कैसे हुआ, ठीक है। उसमें पहली चीज़ आपको नज़र आ रही है जी, शायद आपके लिए जो सस्पेंस का बायस हो, वो है फॉर्मेशन ऑफ बॉक्स। हाउ इट वाज put together, how it communicated, ठीक है, कि कैसे उसमें तो कोई विजिबल, कोई स्क्रूज, कुछ भी ऐसे जो है वो अवेलेबल नहीं थे। एंड हाउ बटन, ठीक है, कि किस तरह आर्थर की मौत का बटन दबाने से जो है वो आखिर क्या ताल्लुक है। कि बजाय तो डब्बे में हमें कुछ भी नहीं नजर आ रहा, डब्बा तो जो है वो टोटल एम्प्टी है, सारी चीजें जो हैं वो उसमें ना कोई वायर्स हैं, ना कोई ट्यूब्स हैं, ना उसको समझ आ रही है कि इसको कैसे जोड़ा गया है, ना कोई ट्रांजिस्टर्स हैं। लेकिन ना सिर्फ उसके दरमियान जो है हमें पता चलता है, इसके बावजूद ना सिर्फ आर्थर मारा जाता है बल्कि मिस्टर स्टीवर्ट जो है वो उसको कॉल भी करते हैं। चलो उसके मैं इधर लिख देता हूँ। अब ये समझ लें पहले इन चीज़ों को ना, ये सस्पेंस के एलिमेंट, ये सारी चीज़ें, ये जो फॉर्मेशन और ये सब कुछ है ना, मैंने आपको बताया था कि एक इसमें एक इनविजिबल कैरेक्टर है, दैट इज फेट, किस्मत। अब आपका वो सस्पेंस अनफोल्ड होगा, ठीक है। एक अनसीन कैरेक्टर है फेट, मैं लिख भी देता हूं आगे, एन अनसीन कैरेक्टर। ये जो बॉक्स है ना, ये जो बॉक्स है ये रिप्रेजेंट कर रहा है फेट को। और आप देखें कि क्या होता है, हम आज जब किसी से, और जो आर्थर की डेथ है ये शो करती है टेट फॉर टैट, कि जब हम किसी की बुराई के लिए, किसी को मारने के लिए बटन पुश करते हैं तो फिर क्या होता है, फिर एक अनसीन कैरेक्टर एक्टिव हो जाता है। और वो अनसीन कैरेक्टर क्या है, किस्मत है।
और वो किस्मत हमें उस बुरे अमल का बदला किसी ना किसी तरह दे के भेजती है। और फिर मज़े की बात ये है कि ये जो इसकी फॉर्मेशन और फंक्शनिंग है ना, जो बड़ी एम्बिगुअस रखी गई है, जो बड़ी सुस्पिशियस रखी गई है, जिसमें हमें पता ही नहीं चल रहा कि ये कैसे, आखिर ये सब कुछ कैसे हो रहा है, उसकी वजह ये है, ये जो सारी इसकी फंक्शनिंग है ना, मैं इधर लिख भी देता हूं, फंक्शनिंग ऑफ बॉक्स इज actually the mysterious functioning of, ये जो बॉक्स की फंक्शनिंग है ना, जो हमें समझ नहीं आ रही, ये बेसिकली कुदरत की फंक्शनिंग है। और कुदरत की फंक्शनिंग भी जो है वो हमें समझ नहीं आती। कुदरत जब इंतकाम लेती है किसी से, कुदरत जब किसी को बुरे अमल का सिला देती है, बुरे अमल का बदला देती है, तो आप देखें कि उसमें कोई वायर्स अवेलेबल नहीं होती, कोई ट्यूब्स अवेलेबल नहीं होती, कोई बज़ाहिर कोई कनेक्शन नज़र नहीं आ रहा होता। आप आज किसी शख्स को धोखा देते हैं, किसी शख्स को चीट करते हैं, किसी शख्स के साथ कोई फ्रॉड करते हैं, और 10 साल बाद वैसे ही कोई और शख्स जिनका आपस में कोई, इन दो लोगों का आपस में ताल्लुक नहीं होता, वो वैसे ही धोखा आपको देता है, वैसे ही चीटिंग आपके साथ करता है, वैसे ही फ्रॉड आपके साथ करता है। क्यों? बिकॉज ऑफ दैट फेट। बज़ाहिर इन दो लोगों के दरमियान कोई स्क्रूज, नेल्स अवेलेबल नहीं होते। आप नहीं जानते होते हाउ इट वाज पुट टुगेदर। ये फितरत का जो बॉक्स है, फितरत का डब्बा जो है, ये कैसे काम कर रहा है, यू डू नॉट नो। आप इसकी फंक्शनिंग को, वर्किंग को समझ ही नहीं पाते। और बज़ाहिर इसके अंदर कोई फिजिकल चीज़ें भी ऐसी या सच अवेलेबल नहीं होती। कुदरत जब आपको किसी चीज़ का सबक सिखाना चाहती है, तो बज़ाहिर कोई ट्यूब्स, कोई ट्रांजिस्टर्स, कोई वायर्स, कोई ऐसी चीज़ें जो है वो अवेलेबल नहीं होती। ठीक है, तो ये है बेसिकली जिसका मैंने कहा था फेट, किस्मत। इसमें क्या है? एक अनसीन कैरेक्टर है। ठीक है, एक ऐसा किरदार है जो नजर नहीं आ रहा। क्योंकि किस्मत की फंक्शनिंग भी जो है, किस्मत किस तरह से काम करती है, कुदरत किस तरह से काम करती है, अल्लाह किस तरह से हमारे अमल के अजर या हमारे गुनाहों की सज़ा हम पर जो है वो मुसल्लत करते हैं, ये हमें समझ नहीं आती। लेकिन वो सज़ा मुसल्लत होती है। आप जब किसी का बुरा करते हैं तो वो अल्टीमेटली किसी न किसी तरह बुरा पलट के वापस आता है। ठीक है, और इसी चीज़ को सिग्नलाइज करने के लिए ये चीज़ें, आपको लगता है ये क्या बात हुई, ये तो स्टोरी नहीं समझ में आई। भी स्टोरी इसलिए नहीं समझ में आई कि उसने ये चीज़ जानबूझ के एम्बिगुअस, सस्पिशियस रखी है, क्योंकि वो आपसे चाहता है कि आप इसको एक्सट्रैक्ट करें, आप इसको पढ़ें, आप समझें कि ये जो चीज़ें गैर वाज़ेह हैं, ये चीज़ नज़र ना आने वाली हैं, ये नज़र ना आने वाली चीज़ें क्या हैं? ये नज़र ना आने वाली चीज़ किस्मत है। और किस्मत, आपको पता है, मैं बार बार अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, किस्मत कैसे काम करती है यह हम में से किसी की समझ में भी नहीं आता। देखिए, आपका रिस्क कहाँ वाबस्ता है, यू नेवर नो। आप कहाँ पैदा होंगे, कहाँ मर जाएंगे, यू नेवर नो। ज़िंदगी में किस किस से मिलेंगे, यू नेवर नो। ये वो चीज़ें हैं जो एक अनसीन बॉक्स, एक अनसीन, अनअंडरस्टैंडेबल एक बॉक्स जो है, वो ये सारी चीज़ें जो है वो डिज़ाइन कर रहा है। अब एक और क्वेश्चन जो है वो आपको समझ यहाँ पर नहीं आएगा, वो भी बता देता हूँ। मिस्टर स्टीवर्ट्स कॉल, लास्ट कॉल जो है, उसको कैसे पता चलता है आर्थर मर गया? ठीक है, ये कुदरत ने तो इंतकाम ले लिया, नॉर्मा से उसको उसकी गलती की सजा दे दी, सब कुछ हो गया। एक ना समझ आने वाले तरीके से नॉर्मा को ने जो बीजा उसको काटना पड़ा। लेकिन मिस्टर स्टीवर्ट की जो लास्ट कॉल है वो कैसे आ गई? हाउ डिड मिस्टर स्टीवर्ट कम टू नो कि भी ये इंसिडेंट हो गया, आर्थर जो है वो मर गया? ठीक है, उसको कैसे पता चलता है? ठीक है, उसको इस तरह से पता चलता है, या मिस्टर स्टीवर्ट की जो कॉल है इसकी भी एक सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस है कि जब हम ये सब कुछ कर लेते हैं ना, ये सब कुछ गलतियां, कोताहियां, किसी को
नुकसान पहुंचाने के मंसूबे तैयार कर लेते हैं, उनको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं और उनका फिर बदला भी कुदरत हमें, हमारे अमाल का बदला हमारे मुंह पे दे मारती है। जैसे नॉर्मा को किया, ठीक है, कुदरत ने, कि उसकी जो इवल इंटेंशन थी वो क्या की, खुदा ने उसी के मुंह पे पलट दी, उसी को मुंह पे दे मारी उसके। तो जब वो हमारा जो सिला है, हमारे बुरे अमाल का सिला, वो वापस हम पे पलटा दिया जाता है, तो उस वक्त क्या करती है कुदरत जो है, ये एक आखिरी कहका लगाती है, ठीक है, ये एक लास्ट लॉफ लगाती है कि हाँ सुना, अब ठीक है, अब तसल्ली हुई। अब वो पंजाबी में हम जिसको कहते हैं ना कि हुण चंगा रहे हो, हुण चंगे रहे हो, ठीक है। तो ये मिस्टर स्टीवर्ट की जो कॉल है ना आखिरी, वो बेसिकली नॉर्मा के लिए एक रिमाइंडर है, एक लेसन है, और वो बेसिकली कुदरत का एक आखिरी कहका है। कुदरत फिर हमें हमारे उस सारी हालत जो है, वो बेबसी जो है, उस पर मुस्कुराती है और फिर हमें कॉल करके कहती है कि हाँ क्या ख्याल है, तुम तो किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, तुम किसी दूसरे को डैमेज करना चाहते थे, अब पता चला, अब एहसास हुआ है कि तुम क्या हो, ठीक है। तो ये जो मिस्टर स्टीवर्ट की कॉल है, ये एक्चुअली उसी का जो है पेश खैम है और उसी को जो है वो रिप्रेजेंट करती है। जल्दी से हम इसके ज़रा MCQs देख लेते हैं। वेयर डिड नॉर्मा पुट द लैम्ब चॉप्स, नॉर्मा ने जो अपनी लैम्ब चॉप्स हैं वो कहाँ रखी थी। पहला वाला इन द ब्रॉयलर, देयर वाज अ स्मॉल मैन इन द हॉलवे, ऑप्शन डी। दूसरी ऑप्शन डी ऑप्शन हमारे पास आएगी। वेयर वाज द की टू द बेल यूनिट डोम, इट वाज इन द सील्ड एनवेलप, ऑप्शन सी हमारे पास है। What was the reward for pushing the button? Yes, it was $50,000, option beta. What was the question of Norma that made Mr. Stewart embarrassed? Who do you represent? ये वो सवाल था जिस पर वो शर्मिंदा सा होकर रह गया था। Then what could have happened by pushing the button? Somewhere in the world, some unknown person would die. Then why did Arthur agree to the offer of Mr. Stewart for pushing the button? He considered death of some unknown person a murder. Option C. Then why was offer of $50,000 attractive for Norma? उसके लिए क्यों important थी? She had a plan to improve her life. Then next अगर आप देखें तो who in Norma's opinion was the researcher? An eccentric millionaire. ये उसके ख्याल में option B, एक रिसर्चर जो था, एसेंट्रिक मिलेनियर, वो कोई रिसर्चर था जो कि सारा ये काम कर रहा था। Why didn't Norma take the consent of her husband to comply with the instructions of Mr. Stewart? comply होता है अमल करना, कि उसने उसके इंस्ट्रक्शन पर अमल करने के लिए क्यों अपने खामद की रजामंदी हासिल नहीं की थी। He considered it immoral to kill some unknown person for the sake of मनी, ठीक है, क्योंकि उसका खामद ये समझता था कि पैसे के लिए किसी को मार देना जो है वो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, ठीक है। आगे ट्रू फॉल्स आपके उसमें नहीं आएंगे, ऑप्शंस में आ सकते हैं, आपकी नोट्स में ये हुए हुए हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी हुए हुए हैं। सो यहाँ हम अपना चैप्टर जो है उसको क्लोज करते हैं और नेक्स्ट इंशाल्लाह लेसन में हम अपना सेकेंड चैप्टर जो है उसको इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों। आई होप कि आप लोगों ने ये स्टोरी एंजॉय की होगी और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको शायद नोट्स में, गाइड्स में उस तरह से चूँकि एलेबोरेट नहीं उस तरह से की जा सकती लिखी हुई चीज़ें, तो बहुत सी चीज़ें जो आपको स्टोरी के मतलब क्वेश्चन या क्वेरीज थी वो सारी की सारी आपकी दूर हुई होंगी। थैंक यू वेरी मच बच्चे, जीते रहे, शाबाश।